सिद्धांत बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। उन लोगों के यहाँ हमें आज ही जाना है, कल नहीं। सब लोग तैयार हो गए, लेकिन तुम पता नहीं क्या कर रहे हो कि इतना टाइम लग रहा है। वंदना जी, सिद्धांत की माँ, मिठाई और गिफ्ट समेटते समय सिद्धांत को तीसरी बार आवाज लगा चुकी हैं। आज सब लोग बहुत खुश हैं, और हो भी क्यों ना। आखिर आज वो लोग अपने लाडले बेटे के लिए लड़की देखने जो जा रहे हैं। अरे वंदना जी, कितना टाइम लगाओगी और तैयार होने में? सही कहते हैं लोग, ये औरतें 4 घंटे से पहले तैयार हो जाएं तो शायद उनकी शान में कमी हो जाए। अपनी टाई को ठीक करते हुए शशांक जी, सिद्धांत के पापा ने कहा, वंदना, मैं और श्रेया कब के तैयार हो चुके हैं, लेकिन आपके सुपुत्र न जाने आज किस तरह तैयार हो रहे हैं कि अब तक कमरे से नहीं निकले। मैं तैयार हूँ माँ, बोलिए क्या करना है। अपने बाल ठीक करते हुए मयंक, सिद्धांत का छोटा भाई, ने कहा, वंदना, ये गिफ्ट और मिठाइयाँ गाड़ी में रखा। श्रेया बेटा, शगुन के लिफाफे रख लेना। सब कुछ ठीक रहा तो आज ही शगुन दे आएंगे। श्रेया, सिद्धांत की छोटी बहन, हाँ माँ रख लिए, लेकिन ये भैया कहाँ रह गए? वंदना, सीनू बेटा जल्दी करो, मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही माँ, अब मैं क्या पहनूं? कमरे से सिद्धांत की आवाज आई। वंदना, वहीं सोफे पर रखी है, सुबह ही आयरन कर दी थी। लगभग 11:30 बजे तो वो लोग घर से निकले। हालांकि मेरठ से शामली तक का सफर 2 घंटे का है, लेकिन फिर भी ये लोग लेट हो गए। उधर अनिरुद्ध जी के घर में भी अफरा तफरी का माहौल था। सब लोग तैयारियों में व्यस्त थे। नीलिमा जी और उनकी बहू प्रीति रसोई में खाने और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। पूजा अपनी बड़ी बहन नंदिनी को तैयार करने के लिए इयररिंग सेलेक्ट कर रही थी। बस एक नंदिनी ही थी जो खिड़की से बाहर देखती हुई न जाने किस सोच में डूबी थी। उसके चेहरे पर खामोशी और आंखों में अजीब सा सूनापन था। लड़के वाले आ गए हैं माँ, प्रशांत ने मिठाई माँ को देते हुए कहा, और देखते ही देखते घर के सब लोग मेहमानों की आवभगत में लग गए। कैसे हैं शशांक जी? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाथ जोड़ते हुए अनिरुद्ध जी ने पूछा। जी नहीं अनिरुद्ध जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। आइए बैठिए। अरे नीलिमा जी आ जाइए। अनिरुद्ध जी की आवाज़ सुनकर नीलिमा और पानी की ट्रे लेकर पूजा भी बाहर आ गई। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये हैं वंदना, मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा मयंक, बेटी श्रेया, और ये बड़ा बेटा सिद्धांत चौहान, जिसके बारे में आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। अभी आपस में परिचय चल ही रहा था कि प्रीति और पूजा चाय नाश्ता ले आई। अरे ये तो सब चलता ही रहेगा। अनिरुद्ध जी, आप बिटिया को तो बुलाइए। जी जरूर। पूजा बेटा, नंदिनी को ले आओ। थोड़ी ही देर में पूजा और प्रीति नंदिनी के साथ कमरे में आते हैं। सबकी नजरें बस नंदिनी पर ही टिकी थीं। सुंदर नैन नक्श, लंबे घने कमर तक लटकते बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मासूमियत से भरा चेहरा और पीली साड़ी पहने नंदिनी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि चौहान फैमिली में से किसी की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। सिद्धांत भी अपलक नंदिनी को देख रहा था कि तभी मयंक ने उसे खांसकर उसे छेड़ा। नंदिनी धीरे से सबका अभिवादन कर अपनी माँ और वंदना जी के पास आकर बैठ गई। वंदना जी और श्रेया ने कुछ सामान्य सी बातें नंदिनी से पूछी, जिनका नंदिनी ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। वंदना, क्यों ना बच्चों को कुछ देर अकेले में बात करने दें, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। जी नहीं, इसमें ऐतराज कैसा? एक दूसरे को जानने समझने के लिए आपस में बातें करना तो जरूरी है। नीलिमा जी ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, जो अजीब सी कसमकस में उलझी उन्हें ही देख रही थी। नीलिमा, प्रीति बेटा, सिद्धांत और नंदिनी को छत पर ले जाओ। नीलिमा जी की बात सुनकर प्रीति सिद्धांत और नंदिनी को छत पर छोड़कर आ गई। एक दूसरे के सामने बैठे सिद्धांत नंदिनी काफी देर तक खामोशी बैठे रहे। अंततः सिद्धांत ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपकी बहन बता रही थी कि आपको लिखने का शौक है, तो क्या लिखती हैं आप? आई मीन टू से स्टोरीज या पोएट्री? जी नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत डायरी लिख लेती हूँ, कभी प्रोफेशनली कुछ नहीं लिखा। नंदिनी ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब दिया। अभी दोनों में कुछ बातें हुई ही थीं कि पूजा आ गई। दी, आप लोगों को सब नीचे बुला रहे हैं। नीचे आते ही श्रेया और उनकी माँ ने इशारों से ही सिद्धांत से पूछा कि नंदिनी उसे कैसी लगी। सिद्धांत बस मुस्कुरा दिया। ये देखकर उन दोनों के भी चेहरे खिल गए। वंदना जी ने शशांक जी को बताया कि सिद्धांत को लड़की पसंद है। इतना सुनते ही शशांक जी ने मुस्कुराकर अनिरुद्ध जी से हाथ मिलाते हुए कहा, हमारी तरफ से हाँ ही समझिए अनिरुद्ध जी, हमें आपकी नंदिनी बहुत ही अच्छी लगी। अब आप लोग आराम से बातें कर लीजिए और नंदिनी से भी पूछ लीजिए क्या उसे भी हमारा सिद्धांत पसंद है कि नहीं।
इतना सुनकर वंदना जी ने प्यार से नंदिनी के सर पर हाथ रखकर शगुन का लिफाफा उसके हाथों में रख दिया। आखिरकार नंदिनी ने उठकर सबके पैर छुए और आकर अपनी माँ के पास खड़ी हो गई। ठीक है अनिरुद्ध जी, फिर हम लोग चलते हैं। सिद्धांत और उसकी फैमिली के जाने के बाद सब खुश होते हैं कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। नीलिमा जी किचन का सामान समेटते हुए प्रीति और पूजा से कह रही थीं, देखने सुनने में तो बहुत भले लोग लग रहे हैं। तुम्हारी मौसी की नंद इन लोगों को जानती हैं। वो भी बहुत तारीफ कर रही थी पूरी फैमिली की। सिद्धांत भी काफी शांत और सुलझा हुआ सा लगता है। जॉब भी अच्छी है। हमारी नंदिनी खुश रहेगी वहाँ। अरे खुश क्यों नहीं रहेगी नीलिमा जी, आखिर एक नज़र में ही जो भाग गई नंदिनी उन लोगों को। लेकिन माँ, दी क्या दी शादी से खुश होंगी? पूजा ने असमंजस में माँ से पूछा। प्रशांत, अरे लेकिन पूजा है कहाँ? प्रीति, अपने कमरे में। उधर चौहान फैमिली बहुत खुश है, सबको नंदिनी बहुत पसंद आई। श्रेया और मयंक तो पूरे रास्ते सिद्धांत को नंदिनी का नाम लेकर छेड़ते आए। अब घर आने के बाद भी सबकी जुबान पर सिर्फ नंदिनी का ही नाम था। सिद्धांत भी मन ही मन बहुत खुश था। आखिर नंदिनी थी ही ऐसी कि एक बार में ही उसकी छवि सिद्धांत की आंखों में बस गई। वहीं उसके मन में एक और बात उसे परेशान कर रही थी और वो थी नंदिनी की खामोशी। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, अपना घर, अपने दोस्त और अपनी लाइफ स्टाइल छोड़कर आ जाएगी वो तेरे पास, तो अजीब तो लगेगा ही। वैसे भी शादी ब्याह के समय लड़कियां थोड़ी भावुक हो ही जाती हैं, तू इतना मत सोच। माँ की बात सुनने के बाद सिद्धांत को तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए उसने फैसला लिया कि सब कुछ तय होने से पहले वह इस बारे में नंदिनी से जरूर बात करेगा। ये सब सोचते सोचते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी सबकी बातें सुनकर परेशान हो रही है। वह वापस अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती न जाने क्या सोचकर तनाव ले रही है। उसके हाथों की उंगलियां अपने आप एक दूसरे से उलझ रही हैं। थोड़ी देर में जब नीलिमा जी कमरे में आईं और नंदिनी को परेशान देखा तो धीरे से उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखा और बोली, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। अगर सिद्धांत तुम्हें सही नहीं लगा तो बोलो, हम अभी इस रिश्ते को मना कर देते हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो तुम, बोलो। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, कहते कहते रोने लगी नंदिनी। नीलिमा जी उसे संभालते हुए, लेकिन क्यों नंदू, इसमें डरने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो हर लड़की को शादी करके ससुराल जाना ही होता है, फिर इसमें डर कैसा? अपने आप से डर माँ, मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी माँ। पापा की जिद के आगे विवश होकर मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दी है माँ, पर मुझे नहीं लगता मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी। कहते कहते फिर से रोने लगती है नंदिनी। ऐसा नहीं कहते नंदिनी, बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कैसे माँ, कैसे सब ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता माँ मैं कभी अपने अतीत की यादों से बाहर आ पाऊंगी। मैंने सिर्फ विराज को प्यार किया है माँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब दोबारा किसी और से प्यार कर पाऊंगी। सिद्धांत जी और उनकी फैमिली बहुत अच्छी है माँ, तो ये तो उनके साथ धोखा होगा ना। मैं उन्हें कोई धोखा नहीं देना चाहती हूँ माँ। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ विराज की यादों के सहारे बिताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ विराज को, जिंदगी बहुत बड़ी है नंदू, और जो चला गया उसके सहारे तुम कैसे जियोगी? यादों के सहारे जीवन नहीं चलता बेटा। विराज को अपने दिल में रखना सही है, लेकिन उसकी यादों में खुद की जिंदगी भूल जाना गलत है। और तुम्हें क्या लगता है नंदू कि विराज को ये सब देखकर अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, बल्कि उसकी आत्मा को और दुख पहुंचेगा। नंदिनी रोते रोते, लेकिन माँ मुझसे ये सब ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। नीलिमा, मैं जानती हूँ बेटा तुम विराज से बहुत प्यार करती हो, लेकिन कोशिश तो करो नंदिनी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और आराम करो। रात काफ़ी हो चुकी है, चलो जल्दी से सो जाओ। नंदिनी की बात को बीच में ही काटते हुए नीलिमा जी बोली और नंदिनी के बालों में हाथ घुमाने लगी। काफी देर बाद नंदिनी को नींद आ गई। अगले दिन सुबह फिर से सब सामान्य हो गया और देर होने की वजह से नंदिनी जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल गई। धीरे धीरे नंदिनी अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ गई और सिद्धांत वाली बात को कुछ समय के लिए जैसे भूल ही गई। 2 हफ्ते बाद शशांक जी का अनिरुद्ध जी को फोन आया। हेलो, कैसे हो अनिरुद्ध जी? आप तो जैसे हमें भूल ही गए, ना कोई फोन ना बात। सब ठीक तो है ना घर में अनिरुद्ध जी? जी शशांक जी, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सब ठीक है।
माफ कीजिएगा, पिछले दिनों कुछ व्यस्त था जिस कारण आपसे बात ना हो पाई। खैर आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? जी सब कुशल मंगल हैं। तो फिर क्या सोचा आपने अनिरुद्ध जी? सिद्धांत और नंदिनी के रिश्ते के बारे में आपको सब ठीक लगा हो तो बात को आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल शशांक जी, मैं भी इसी बारे में आपसे बात करने वाला था। हमारी तरफ से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। ठीक है फिर अनिरुद्ध जी, पंडित जी से पूछकर सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं। जी जैसा आपको ठीक लगे। वैसे बधाई हो अनिरुद्ध जी, अब हम समधी बनने जा रहे हैं। जी शशांक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अनिरुद्ध जी, फिर मिलते हैं जल्दी ही। जी शशांक जी, इंतजार रहेगा आपका। अनिरुद्ध, अरे नीलिमा जी, जरा एक अच्छी सी चाय तो पिला दीजिए। नीलिमा, जी अभी लाई। क्या बात है, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। चाय का कप पकड़ाते हुए नीलिमा ने कहा, अरे बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। ऐसा क्या हुआ बताइए तो। अरे बताता हूँ, पहले सबको तो बुलाइए। नीलिमा प्रीति, प्रशांत और पूजा को बुलाती है। थोड़ी देर में सब वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? प्रशांत ने पूछा। हाँ प्रशांत, तुम्हारे पापा कुछ बताना चाहते हैं। सब अनिरुद्ध जी की तरफ देखने लगते हैं। अनिरुद्ध, नंदिनी कहाँ है? नीलिमा, वो अभी स्कूल से आई कहाँ है? टाइम तो हो गया है, बस आती ही होगी। तब तक आप हमें तो बताइए क्या हुआ है। अनिरुद्ध, शशांक जी का फोन आया था, इस रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने हाँ बोल दिया। अब वो कह रहे थे कि जल्दी ही पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा कर बताइए। अरे वाह, यानी दी की शादी? पूजा ने खुश होकर बोला। अनिरुद्ध, हाँ नंदिनी की शादी। नीलिमा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना रोके और सगाई की रस्म एक साथ ही कर लेते हैं, दोनों फैमिली साथ भी होंगी। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी नंदिनी इस सब के लिए तैयार है। कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता नीलिमा, बल्कि मेरा तो मानना ये है कि जब तक नंदिनी की जिंदगी में नई शुरुआत नहीं होगी तब तक वो अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाएगी। और वो भी ऐसा अतीत जो अब कभी लौट के नहीं आएगा और जिसकी यादें हमारी बेटी को सिवाय दर्द के और कुछ नहीं देंगी। पापा सही कह रहे हैं माँ, और अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम नंदिनी को क्या देना चाहते हैं, एक सुखद और प्यार भरा भविष्य या दर्द भरी उसकी अतीत की यादें। प्रशांत ने अपने पापा का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, अब जैसा आप लोग सही समझें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे और फिर से पहले की तरह मुस्कुराना सीख जाए। इन सब बातों के बीच किसी का ध्यान नंदिनी पर नहीं गया, जो कि थोड़ी ही दूर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। सारी बात सुनकर नंदिनी अपने कमरे में जाने लगी। नीलिमा जी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन नंदिनी ने अनसुना कर दिया। नीलिमा जी और प्रीति उसके पीछे उसे समझाने उसके कमरे में गए। उधर पंडित जी ने सगाई का शुभ मुहूर्त 20 दिन बाद का बताया। 20 दिन बाद नवरात्र के आखिर में बहुत ही अच्छा समय होता है, तभी सगाई करने का फैसला लिया गया। अनिरुद्ध जी को भी मुहूर्त के बारे में बताया गया तो उन्होंने भी हामी भर दी। लेकिन सिद्धांत सगाई से पहले नंदिनी से बात करना चाहता था। उसने इस बारे में अपनी माँ से कहा। वंदना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ ही दिनों में सगाई हो जाएगी, फिर जितना चाहे उतना बात करना। सिद्धांत, नहीं माँ, मुझे सगाई से पहले ही नंदिनी से कुछ जरूरी बात करनी है। ये जरूरी है माँ, प्लीज। वंदना, ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। उसी शाम वंदना जी ने कुछ जरूरी रस्मों के बारे में बताने के लिए नंदिनी से बात की और बातों ही बातों में मयंक और श्रेया से होता हुआ फोन सिद्धांत के पास पहुंच गया। सिद्धांत वैसे भी नंदिनी से बात करना चाहता था, उसे ये अच्छा मौका मिला था। सिद्धांत, हेलो नंदिनी, कैसी हो? नंदिनी, हेलो, मैं अच्छी हूँ। सिद्धांत, नंदिनी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, एक्चुअली कुछ पूछना था। नंदिनी, जी पूछिए। सिद्धांत, नंदिनी, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? आई मीन टू से सब कुछ आपकी मर्जी से तो हो रहा है ना? नंदिनी के फोन का लाउड स्पीकर ऑन था तो सारी बातें पास में बैठी उसकी प्रीति भाभी भी सुन रही थीं। सिद्धांत से ऐसी बात सुनकर नंदिनी और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काफी देर तक कोई जवाब न आने पर सिद्धांत ने फिर से पूछा, नंदिनी आप सुन रही हैं ना? हेलो। प्रीति ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे इशारे से हाँ बोलने को कहा। नंदिनी, जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। कहते कहते नंदिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। सिद्धांत जी, माँ मुझे बुला रही हैं, बाद में बात करती हूँ। बहाना बनाकर नंदिनी ने फोन रख दिया। सिद्धांत को एक तसल्ली सी हो गई कि सब ठीक है।
अब वो बहुत खुश था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते सगाई का दिन नजदीक आ गया। अब सगाई को बस 3 दिन बाकी थे, लेकिन आज नंदिनी और उसके परिवार वालों को पड़ोस के ही चाचा जी की बेटी सोनल की शादी में जाना था। सब सोनल की शादी के लिए बहुत उत्साहित थे। नीलिमा, पूजा, नंदिनी, प्रीति बेटा जल्दी करो, सब मेहमान आ गए होंगे। आज के दिन देर से जाना अच्छा नहीं लगेगा बेटा, तुम्हारी चाची जी क्या कहेंगी। हाँ माँ, बस आ रहे हैं हम लोग, सबकी तरफ से पूजा ने जवाब दिया। 11 बजे वो लोग शादी में पहुंच गए। नंदिनी को सबसे ज्यादा सोनल से मिलने की एक्साइटमेंट थी। बचपन से ही साथ पली बड़ी सहेलियों को शादी के जोड़े में देखना भी एक अलग ही अनुभूति होती है। नंदिनी सोनल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कितनी प्यारी लग रही है सोनल तू, काला टीका लगवा ले, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुझे। लेकिन सोनल कुछ उदास लग रही थी। नंदिनी के बार बार पूछने पर सोनल ने उसे अपनी परेशानी बताई। सोनल, मैं अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर घबरा रही हूँ नंदिनी। डर रही हूँ ये सोचकर कि पता नहीं मैं कैसे सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी। शादी कर तो रही हूँ, पर अचानक से इन सब चीजों से कहीं दूर भाग जाने का मन कर रहा है नंदिनी। लेकिन क्यों सोनल, तुम्हें तो अपने होने वाले पति और ससुराल वालों को जानने के लिए काफी टाइम मिला। तुम्हारी सगाई और शादी के बीच 6 महीने का टाइम था, और इतने टाइम में तो तुम उन्हें अच्छे से जानने लगी हो। फिर क्यों इतना नर्वस हो रही हो। सोनल, कोई फायदा नहीं टाइम मिलने का नंदिनी। और रही बात मेरे होने वाले पति की, तो वो बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। उन्हें मेरी परेशानियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो मेरी सारी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। नंदिनी, तू नहीं समझेगी, तेरी लाइफ तो सेट है, टीचिंग करती है, करियर की कोई टेंशन नहीं। और मैंने सुना है जिससे तेरा रिश्ता हुआ है वो लोग बहुत समझदार हैं। तेरी लाइफ में तेरी सारी विश पूरी हुई हैं। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो तेरी शादी भी विराज से कब की हो चुकी होती। विराज का नाम सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर उदासी आ गई, उसकी आंखें भर आईं। ये देखकर सोनल ने बात बदलने की कोशिश की। सोनल, आई एम सॉरी नंदिनी, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं तो बस सॉरी नंदिनी। इट्स ओके सोनल। एक फीकी सी स्माइल देकर नंदिनी चुप हो गई। उसके बाद पूरी शादी में नंदिनी का मन उदास ही रहा। माँ पूजा और प्रीति भाभी ने उससे कई बार पूछा, लेकिन नंदिनी ने बात को टाल दिया। सगाई की तैयारियों में 3 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही ना चला, और आखिर सगाई का दिन भी आ गया। नंदिनी पहले ही शादी के लिए तैयार ना थी, और सोनल की बातों ने उसे और परेशान कर दिया। थोड़ी ही देर बाद पूजा और प्रीति भाभी नंदिनी को तैयार करने के लिए आ गए। प्रीति, क्या कर रही हो नंदिनी, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। नंदिनी को उदास देखकर माहौल को हल्का करने के लिए पूजा ने उसका ध्यान दूसरी चीजों में लगाने की कोशिश की। पूजा दी, आप इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनोगे? मेरे हिसाब से ये हैवी लुक इयररिंग्स के साथ ये मांग टीका अच्छा लगेगा, है ना भाभी? प्रीति, हाँ हाँ बहुत सुंदर लगेगा। पूजा, हाँ, और साथ में ये ब्रेसलेट और गले में गोल्ड चैन। अच्छा दी, आपको कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन, अच्छा है ना? नंदिनी ने बिना देखे ही पूजा की हाँ में हाँ मिला दी। उसका मन तो अभी भी सोनल की बातों में उलझा हुआ था। क्या सोच रही हो दी, चलिए चेंज तो कर लीजिए अब। अचानक पूजा की आवाज से नंदिनी यथार्थ में लौटी। कुछ नहीं कहकर नंदिनी पूजा के हाथ से ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। आज पूरे घर में चहल पहल थी, सब किसी न किसी काम में व्यस्त थे। नंदिनी की माँ सबको काम करने के साथ साथ जल्दी ही तैयार होने की भी हिदायत दे रही थी। वहीं नंदिनी की ताई जी होने वाली सारी रस्मों की जानकारी दे रही थी। प्रीति और पूजा ने नंदिनी को तैयार कर दिया था। नंदिनी ने आज गुलाबी और हरे रंग का लहंगा पहना था और हरे बॉर्डर का गुलाबी दुपट्टा लगाया था। बालों में सामने से रोल बनाकर लंबे घने काले बालों को खुला छोड़ा था, जो पीछे से उसके ब्लाउज को पूरा कवर कर कमर के नीचे तक लटक रहे थे। आगे से 2 लटवी निकाली गई थीं, साथ ही हरे मोती से बनी गोल्डन ज्वेलरी अनायास ही नंदिनी के लुक में 4 चांद लगा रहे थे। सुंदर सी बोलती आंखों में लगा गहरा काजल किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। बस कहीं अगर कुछ कमी थी तो वो थी नंदिनी के चेहरे की मुस्कुराहट, जिसकी जगह वहां उदासी और गहरी सोच ने ले रखी थी। कहाँ खोई हो नंदिनी? प्रीति भाभी ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नंदिनी, कहीं नहीं भाभी। प्रीति, कहीं तो खोई हो, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो वो अलग बात है। नंदिनी, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, ऐसी बात नहीं है तो बताओ फिर क्या सोच रही हो?
प्रीति ने नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। नंदिनी, कितना अजीब है ना भाभी, कई बार कई चीजें आपको ना चाहते हुए भी सिर्फ इसलिए करनी होती हैं क्योंकि उनसे आपके घर वालों को खुशी मिलती है। एक ऐसे रिश्ते में क्या आप अपना 100% दे पाओगे? नहीं ना। तो क्या ये उस इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो इस रिश्ते से और आपसे अपनी सारी उम्मीदें लगाए बैठा है? प्रीति, मैं समझ सकती हूँ नंदिनी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन यकीन मानो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी, कितना अच्छा होता ना भाभी अगर मेरी जिंदगी में वो काली रात कभी आई ना होती, ऐसे ही मेरी शादी हो रही होती और सबके साथ साथ मैं भी खुश होती। प्रीति, जो बीत गया उस पे तो हमारा कोई जोर ही नहीं चल सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे खुशनुमा बनाना तो हमारे हाथ में है ना। और यकीन मानो सिद्धांत जी बहुत अच्छे पति साबित होंगे जो जीवन के हर कठिन रास्ते पर तुम्हारे हमकदम बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। नंदिनी, और मैं क्या, मैं एक अच्छी हमसफर बन पाऊंगी भाभी। प्रीति, भरोसा रखो नंदिनी, सब अच्छा होगा। बस तुम खुद को और इस रिश्ते को एक मौका तो दो। अब ज्यादा मत सोचो और इस प्यारे से चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लाओ और बाकी सब माता रानी पर छोड़ दो। हम। प्रीति, नंदिनी तैयार हुई कि नहीं अब तक? अपनी साड़ी को ठीक करती हुई अंदर आती नीलिमा की नजर जैसे ही नंदिनी पर गई, उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। नंदिनी को काला टीका लगाती नीलिमा जी बोली, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए, बहुत सुंदर लग रही है मेरी नंदू। प्रीति, आज शाम को याद से 7 मिर्चों से इसकी नजर उतारना मत भूलना, जाने किस किस की नजर लगेगी मेरी बच्ची को। अच्छा, अब जल्दी चलो प्रीति और आरती की थाल तैयार कर लो, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, किसी भी मिनट। थोड़ी ही देर में सिद्धांत और उसके परिवार वाले भी आ गए। थोड़ी ही देर में ढेर सारे उपहारों और फलों से भर गया घर। आसपास की जितनी भी औरतें आई थीं, उन सबकी आंखें सब देखकर खुली की खुली रह गईं। वहीं लड़कियों की नज़र सिद्धांत पर से नहीं हट रही थी। नेवी ब्लू कलर के सूट में गोल्डन कलर का छोटा सा ब्रोच लगाए सिद्धांत किसी परियों की कहानी के प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। तय मुहूर्त में पंडित जी के निर्देशानुसार तिलक की रस्म हुई। सबसे पहले अनिरुद्ध जी और उनके बाद प्रशांत ने सिद्धांत को तिलक कर उपहार भेंट किए। उसके बाद वंदना जी ने नंदिनी को तिलक कर उसे शगुन का सामान और उपहार दिए। कुछ ही देर बाद नंदिनी और सिद्धांत ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। नंदिनी को उदास देखकर सिद्धांत ने उससे बात करना चाहा, लेकिन सबके सामने वो कुछ कह नहीं पाया। सिद्धांत और नंदिनी ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सिद्धांत को देखकर आहें भरती मोहल्ले की लड़कियों ने जैसे ही नंदिनी के हाथों में डायमंड रिंग देखी, अकारण ही नंदिनी से रस कर बैठी। सगाई का कार्यक्रम खत्म होते होते देर शाम हो गई। चौहान फैमिली के जाते ही एक एक कर मोहल्ले की सारी औरतें नीलिमा जी को बधाई देकर अपने अपने घर चली गईं। सारे उपहारों और शगुन के लिफाफों को समेटने में मदद करती ताई जी भी नंदिनी की माँ से कह रही थीं, बहुत भाग्यशाली है अपनी नंदू, वरना आज के समय में इतना अच्छा लड़का और परिवार कहाँ मिलता है। नीलिमा, घर के सारे लोग बहुत मिलनसार लगे। हमारी नंदू वहाँ जाकर जल्दी ही सबसे घुल मिल जाए बस। वैसे वो लोग भी बहुत जल्दी ही हमारी नंदू को अपना बना लेंगे। अपनी नंदिनी है ही ऐसी, किसी का भी दिल जीत ले। नीलिमा, सही कह रहे हो आप जीजी, भाग्यशाली तो है अपनी नंदू, लेकिन वो लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं जिन्हें हमारी नंदू बहू के रूप में मिल रही है। सिद्धांत और नंदिनी को शुभ आशीष देती नीलिमा और नंदिनी की ताई जी सारा फैला काम समेट रही थीं। उधर नंदिनी की खामोशी और उदासी से परेशान सिद्धांत कई बार नंदिनी का नंबर डायल करके रिंग जाने से पहले ही काट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नंदिनी की उलझन का पता लगाए तो लगाए कैसे। फोन हाथ में लिए बैठा वो इसी उधेड़ बुन में है। एक मन करता है कि अब तो सगाई हो गई, फिर कॉल करने में कौन सी बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर दिमाग कहता है, पागल है क्या सिद्धांत, क्या सोचेगी नंदिनी, अभी अभी तो सगाई हुई है और इतनी जल्दी कॉल भी कर दिया। काफी देर के सोच विचार के बाद आखिर सिद्धांत ने तय किया कि वो इस बारे में फिर कभी बात कर लेगा। वैसे भी माँ बता रही थी कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की है और हो सकता है कि वो नर्वस हो। ये सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। अगला दिन दोनों परिवारों में खुशी, रोमांच और हड़बड़ाहट का धमाका लेकर आया जब पंडित जी ने बताया कि दोनों की कुंडली के अनुसार शादी की डेट अगले महीने की 25 तारीख है और इसके अलावा अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। अरे 2 सालों तक रुकना भी किसे है पंडित जी, नंदिनी जैसी बहू तो जितनी जल्दी घर आ जाए उतना ही अच्छा। मुस्कुराते हुए शशांक जी ने कहा, वंदना,
हाँ, लेकिन इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे होंगी? आज 28 अक्टूबर है, यानी कुल मिलाकर 1 महीना भी ढंग से नहीं है। सारी तैयारियां, रस्में, गेस्ट का इनविटेशन और शॉपिंग, कैसे होगा ये सब कुछ? शॉपिंग? ये कही ना आपने अपने मतलब की बात। दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और लेडीज को अपनी शॉपिंग की टेंशन एक तरफ। शशांक जी ने अपनी पत्नी की बात बीच में ही काटते हुए हंसते हुए कहा, डोंट वरी माँ, सब अरेंजमेंट हो जाएंगे। आप तो ये सोचिए कि नेक्स्ट मंथ नंदिनी भाभी एक्चुअल में भाभी बनकर हमारे साथ होंगी। श्रेया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। मयंक, हाँ माँ, सब कुछ अरेंज हो जाएगा, आप बस हाँ कर दीजिए। वैसे जिनकी शादी की सबको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है वो हैं कहाँ? वंदना, अभी सीनू सोकर ही नहीं उठा, बोल रहा था कल बहुत थक गया था। माँ प्लीज मुझे दोपहर तक मत उठाना। श्रेया, अरे लेकिन इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तो भैया को बताना बनता ही है। मैं अभी जाकर बताती हूँ, देखते हैं पहले कौन भाई को गुड न्यूज़ देता है। शशांक ने सिद्धांत के कमरे की तरफ दौड़ लगाते हुए कहा। नंदिनी के ही सपनों में खोए सिद्धांत पर आते ही श्रेया और मयंक दोनों ने धावा बोल दिया और सिद्धांत को जगाकर दोनों आपस में झगड़ने लगे कि कौन पहले बताएगा। अंत में दोनों एक साथ बोले, जो बोले उसने सिद्धांत की नींद उड़ा दी। मयंक, हाँ भाई, आपकी शादी नेक्स्ट 25 को ही है। पंडित जी ने बोला है कि इसके बाद 2 सालों तक कोई डेट नहीं है। श्रेया, सो प्यारे भैया, जल्दी ही तैयार हो जाइए दूल्हे राजा बनने को। सुनते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा सिद्धांत। क्या यार, तुम लोगों को सुबह सुबह प्रैंक करने को मैं ही मिला? मयंक, आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद चलकर पंडित जी से पूछ लीजिए, अभी माँ पापा के साथ ही बैठे हैं वो डाइनिंग एरिया में। सच में क्या? सिद्धांत ने सीरियस होते हुए पूछा। मयंक, वो इस लुक में आपसे कोई मजाक कर भी सकता है क्या ब्रो? धीरे धीरे सब शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। नंदिनी के मन में डर तो जरूर था, पर धीरे धीरे वो ये बात समझने लगी कि शायद यही उसकी किस्मत में है, या ये कह लीजिए कि स्कूल और बच्चों के बिजी शेड्यूल के कारण उसका मन इस बात से कुछ समय के लिए हटने लगा, क्योंकि एक स्कूल ही तो वो जरिया था जहां वो बच्चों के स्माइल में अपना गम भूल जाती थी। आजकल तो वैसे भी स्कूल में विंटर एग्जाम्स चल रहे हैं, जिस कारण इन दिनों वो बहुत ही बिजी है। शाम को ऑफिस से आने के बाद सिद्धांत फ्री होकर अपने रूम में लेटा था और मन ही मन सोच रहा था कि 5 दिन हो गए सगाई को, अब तो वो नंदिनी को फोन कर सकता है। ऐसे भी पूजा से नंदिनी का नंबर लेने को उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े। बहुत देर मिन्नतों के बाद फेवरेट ड्रेस और बड़े से चॉकलेट कलेक्शन पर डील फाइनल हुई थी, और उस पर पूजा का तर्क, बहुत सस्ता पड़ गया आपको जीजू, आफ्टर ऑल इकलौती साली हूँ आपकी। खैर, काफी देर के गहन सोच विचार के बाद सिद्धांत ने नंबर डायल कर दिया। रिंग गई और जाती रही, लेकिन फोन नहीं उठा। क्या करूं, दोबारा कॉल करूं? हाँ कर लेता हूं। नहीं यार, बिजी होगी तभी तो कॉल रिसीव नहीं की। यही हुआ होगा, अभी कॉल करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ देर बात करता हूँ। इतना सोचकर अभी सिद्धांत ने फोन रखा ही था कि उसका फोन बजने लगा। फोन स्क्रीन पर नाम देखा तो खुशी से झूम उठा। नंदिनी का फोन जो था, बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल कर कॉल रिसीव की। सिद्धांत, हेलो। हेलो जीजू, दी अभी किचन में बिजी हैं, भाभी और माँ के साथ कुछ स्पेशल डिशेस बना रही हैं। फोन पूजा ने उठाया और उठाते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। सिद्धांत, ओके। पूजा, जीजू कुछ अर्जेंट हो तो मैं अभी जाके बात कराऊं? खाने के लिए हम लोग वेट कर लेंगे। सिद्धांत, नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं बात करा ही देती हूँ। पूजा ने जानबूझकर सिद्धांत को चिढ़ाते हुए कहा। नहीं अभी नहीं। अच्छा माँ मुझे बुला रही है, बाद में बात करता हूँ। बहाना बनाकर सिद्धांत ने फोन काट दिया। मुस्कुराते हुए पूजा किचन में नंदिनी और भाभी के पास पहुंची और खांसते हुए मजाकिया लहजे में बोली, भाभी फोन बार बार रिंग कर रहा था, कोई किसी से बात करने को बहुत बेसब्र हुआ जा रहा है। प्रीति, किसका फोन है पूजा? मुझे क्या पता, जिसका फोन है वो खुद देखे, कहकर और नंदिनी के पास फोन रखकर पूजा हंसते हुए वहां से चली गई। प्रीति ने नंदिनी को कॉल करने के लिए उसके रूम में भेज दिया। नंदिनी बिना किसी नानुकुर के फोन हाथ में लिए अपने रूम में आ गई। आ तो वो गई, लेकिन फोन साइड में रखकर बैठ गई। जानबूझकर ही उसने सिद्धांत को कॉल नहीं किया। सिद्धांत को भी लगा कि शायद नंदिनी थक कर सो गई होगी और कॉल करना भूल गई होगी। सिद्धांत ने अगले दिन फिर से कॉल किया, लेकिन उस वक्त नंदिनी स्कूल में साथी टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में बैठी थी। हेलो, नंदिनी ने फोन उठाते हुए कहा। सिद्धांत, हेलो नंदिनी, हाउ आर यू? ऐसे तो सिद्धांत नंदिनी से बात करने को परेशान था, लेकिन अब क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नंदिनी, मैं ठीक हूँ। सिद्धांत जी, सॉरी
कल मैं वो बात नहीं कर पाई। सिद्धांत, अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। नंदिनी, सॉरी। सिद्धांत, अरे नहीं, आप बार बार सॉरी मत बोलिए। नंदिनी, एक्चुअली मैं अभी भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, वो मैं अभी स्कूल में बाकी स्टाफ के साथ हूँ। ओह, सिद्धांत का मुंह उतर गया, लेकिन कर भी क्या सकता था। कोई बात नहीं, मैं फिर कॉल करता हूँ आपको जब आप फ्री हो जाओगी। नंदिनी, ओके। सिद्धांत, ओके बाय नंदिनी। नंदिनी, बाय। आज सिद्धांत पूरे दिन बहुत खुश था, ये सोचकर कि एटलीस्ट उसने नंदिनी की आवाज़ तो सुनी। कितना मीठा बोलती है यार, वो अपने आप से ही बात करता। वो कोई रोमांटिक धुन गुनगुना रहा था। पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत को जिंदगी सरप्राइज बहुत दे रही थी। ऐसा ही एक सरप्राइज आज उसे घर आने पर मिला, जब माँ ने बताया कि नंदिनी को शादी की शॉपिंग के लिए यहाँ बुलाया है। सुनकर जैसे तन मन झूम सा गया सिद्धांत का। अब उसे बेसब्री से परसों का इंतजार है। जैसे तैसे इंतजार के 2 दिन तो कट गए, लेकिन अब ये रात जैसे सदियों सी लंबी हो गई। कई बार टाइम देखने के बाद भी अभी रात के 9:30 ही बजे थे। सिद्धांत जब से ऑफिस से आया था, तब से 4 बार तो अपने कल पहने जाने वाले कपड़े, शूज, वॉच, बेल्ट वगैरह चेक कर चुका था। यही नहीं, इससे पहले 2 घंटे तक तो श्रेया और मयंक को परेशान किया शर्ट सेलेक्ट करने के लिए। अपने आप ही कोई शर्ट निकाल कर पूछता कि ये सही रहेगी, और दूसरे ही पल उसमें कुछ कमी बताकर दूसरी शर्ट देखने लगता। बेचारे श्रेया और मयंक बुरे फंसे आज तो, और दोनों हैरान हैं इस बात से, जिन सीनू भैया को अपनी एक एक चीज करने से और नियत जगह पर ही रखने और देखने की आदत है, ये आज अपना कबर्ड ही नहीं बल्कि पूरा कमरा फैलाए बैठे हैं। श्रेया, बस ना भैयू, कई बार तो बता चुके हैं आपको कि आप पर ये सारी ही शर्ट बहुत अच्छी लगती हैं, बट अभी आप कल के लिए ये डार्क सी ग्रीन शर्ट फाइनल कर लो और हमें जाने दो, तब से बैठा रखा है। सिद्धांत, अरे लेकिन अभी तो और भी चीजें बाकी हैं, चल तू रहने दे। मयंक, तू बता कौन से शूज रखूं और वॉच कौन सी, और हाँ, मेरा वो परफ्यूम जो तेरे पास है वो ले आना। और बस बस भैया, रिलैक्स, सब फाइनल है देखो। वैसे श्रेया भाई तो आज इतने कंफ्यूज हैं, तो कल क्या होगा जब शादी की शॉपिंग करेंगे? मयंक ने मजाक करते हुए कहा। सिद्धांत, तुम लोग सुधरोगे नहीं ना। इस तरह घंटों की मेहनत के बाद सिद्धांत की कल की तैयारी पूरी हो गई, लेकिन अब टाइम कैसे बीते, इतने सब में 11 तो बज गए। इसीलिए सिद्धांत ने अब सोने की सोची, लेकिन नींद वो तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। दिल बार बार बस कल नंदिनी से होने वाली मुलाकात के बारे में सोचे जा रहा था। न जाने कितनी बातें मन ही मन सिद्धांत सोच रहा था नंदिनी से करने को। खैर, ये सब सोचते सोचते कब सिद्धांत को नींद आ गई, उसे खुद भी पता ना चला। सुबह न जाने कैसा सपना देखकर उसकी आंख खुली कि उसे लगा जैसे वो बहुत देर तक सोया है। हड़बड़ाहट में जल्दी से फोन में टाइम देखा, अभी तो सुबह के 4 ही बज रहे थे। काफी देर लेट कर उसने सोने की कोशिश की, लेकिन जब नींद ना आई तो हार कर 5:20 पर उठ ही गया। रोज सुबह ऑफिस जाने से बस 1 घंटा पहले उठने वाले अपने लेट लतीफ बेटे को आज इतनी सुबह जगह देखकर माँ भी हैरान थी। वहीं सिद्धांत बार बार बस घड़ी को ही देखे जा रहा था। मौके का फायदा उठाकर मयंक और श्रेया भी सिद्धांत की टांग खींचने लगे। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, मयंक ने सिद्धांत को चिढ़ाने के लिए गाया। उधर नंदिनी के घर वाले भी तैयारियों में लगे हुए थे। प्रशांत और पूजा और प्रीति नंदिनी के साथ जाने वाले हैं। वहीं नंदिनी की माँ सिद्धांत और उसके परिवार वालों के लिए घर की बनी मिठाइयाँ पैक कर रही थीं। मतलब कुल मिलाकर सब बिजी थे। एक सिर्फ नंदिनी के पापा ही थे जो खाली बैठकर सबको जल्दी तैयार होने को बोल रहे थे। प्रीति और पूजा जल्दी जल्दी तैयार होने में लगे थे, लेकिन आज नंदिनी के हाथ जाने क्यों जरूरत से ज्यादा स्लो चल रहे थे। प्रीति, क्या कर रही हो नंदू, कहाँ खोई हो? 9 कब के बज चुके हैं, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। हाँ भाभी, बस हो गया, नंदिनी ने खोए हुए ही जवाब दिया। क्या यार दीदू, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हो, अभी तक बस इयरिंग ही देख रहे हो। ऐसे तो हम कल तक भी नहीं जा पाएंगे। काश की ना जाएं, नंदिनी ने मन ही मन कहा। इधर नंदिनी के आने की राह तक रहा था सिद्धांत। इंतजार के पल कुछ ज्यादा ही लंबे हुए जा रहे थे। खैर, थोड़ी देर में ही सही, भगवान ने सिद्धांत के दिल की आवाज सुन ली और उसके इंतजार को खत्म करने नंदिनी आ गई थी। अब तक उदास से बैठे सिद्धांत की आंखों में नंदिनी को देखते ही चमक आ गई थी। सिद्धांत ने सोचा कि शॉपिंग के दौरान उसे नंदिनी से बात करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक बार जो शॉपिंग शुरू हुई देर शाम तक मुश्किल से खत्म हुई, वो भी इसलिए क्योंकि नंदिनी को आज ही वापस जाना है। कोशिश तो बहुत की सिद्धांत ने, लेकिन चाह कर भी वो 5 मिनट चुरा ना सका। हाँ, लेकिन जाते जाते उसने सबसे नजर बचाकर एक छोटा सा बॉक्स नंदिनी के हाथों में थमा दिया। घर वापस आने के बाद नंदिनी बहुत थक गई थी और माँ को सब बताने के बाद वो खाना खाकर अपनी कॉफी लेकर रूम में आकर बैठ गई। कॉफी पीते हुए उसकी नजर उस बॉक्स पर गई जिसके बारे में वो भूल ही गई थी। जब उसने बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सुंदर से छोटे से कान्हा जी थे, जिन्हें देखकर अनायास ही उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर बाद उसने खुद को संभाला और देखा कि कान्हा जी के साथ ही एक लेटर भी था। नंदिनी ने लेटर खोलकर पढ़ना शुरू किया। डियर नंदिनी, उम्मीद करता हूँ कि आपको गिफ्ट पसंद आया होगा। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट दूं, इसलिए जो मेरे फेवरेट हैं वो ही आपको भेज रहा हूँ। एक्चुअली नंदिनी, मुझे आपसे बात तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब से आपसे मिला हूँ आप बहुत उदास सी लग रही हो। अगर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप बता सकती हो। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो बता दीजिए, मैं सारी बात अपने ऊपर ले लूंगा। अभी भी टाइम है। सिद्धांत। नंदिनी ने लेटर पढ़कर एक साइड में रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे। ये शादी वो सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि इसी में उसके घर वालों की खुशी छिपी थी। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था और जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब नंदिनी को मेहंदी लगनी थी। सारी लड़कियों से घिरी बैठी नंदिनी अपने ही विचारों में गुम थी और उसे घेरे बैठी लड़कियों की हंसी ठिठोली चल रही थी। दीदी, हर लड़की के हाथों में उसके होने वाले पति का नाम लिखा जाता है। आपकी मेहंदी में कौन सा अक्षर लिखूं? मेहंदी वाली ने पूछा। बिरा। पुरानी यादों में खोई खोई सी नंदिनी कहते कहते रुक गई। तभी प्रीति ने बात को संभालते हुए कहा, सिद्धांत जी का एस लिखो। नंदू की मेहंदी में बड़ा मान है आज के दिन की मेहंदी का। कहते हैं दुल्हन को जितना ज्यादा रंग चढ़ता है, होने वाला पति उससे उतना ही प्यार करता है। मेहंदी वाली भी अपने में ही मगन कहे जा रही थी, लेकिन ये सब सुनकर नंदिनी का मन उदास हुए जा रहा था। आज उसे विराज की बहुत याद आ रही थी। अपने रूम में आने के बाद उसने अपनी और विराज की यादों का पिटारा खोला। एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें एक एक सामान को देखते हुए वो उनसे जुड़ी यादों में खोई जा रही थी। उस बॉक्स में ऊपर ही एक और छोटा सा बॉक्स था जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स रैपर्स थे जो कि विराज उसे देता था। कुछ सूखे गुलाब के फूल थे और न जाने कितने छोटे बड़े गिफ्ट्स थे जो विराज उसे दिया करता था। इसके साथ ही उसमें छोटी सी मनमोहक कान्हा जी की मूर्ति थी। ये उसका पहला गिफ्ट था जो विराज ने उसे दिया था। शायद इसीलिए सिद्धांत का गिफ्ट खोलकर भी नंदिनी को इतना रोना आ रहा था। फिर उसे उस बॉक्स में एक कीरिंग वाला गिटार था। उसे देखकर नंदिनी को कुछ ऐसा याद आया कि नंदिनी जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश होकर गिर गई। आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां पर आ गए। प्रशांत ने नंदिनी को नीचे से उठाकर बेड पर लिटाया। नंदिनी के हाथों में वो गिटार देखकर माँ समझ गई। थोड़ी ही देर में नंदिनी को होश आ गया। सबके जाने के बाद माँ नंदिनी के पास आकर बैठ गई। नंदिनी ने अपना सिर माँ की गोद में रख लिया। उसकी रुलाई रह रहकर फूट रही थी। रोते रोते उसने माँ से कुछ कहना चाहा, लेकिन माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ ना बोल मेरी बच्ची, माँ हूँ तेरी, तेरे दिल का हाल समझती हूँ। जानती हूँ कि तेरे लिए नई शुरुआत आसान नहीं है, पर बेटा यकीन मानो, सिद्धांत बहुत अच्छा लड़का है। वो तुझे समझेगा और हमेशा खुश रखेगा। जिंदगी हमेशा तो अकेले नहीं काटी जा सकती है। अभी तो मैं हूँ, तेरे पापा हैं, कल जब हम लोग नहीं रहेंगे। अपनी माँ की बात बीच में ही काटते हुए नंदिनी माँ के गले लग गई और रोते हुए बोली, नहीं माँ प्लीज ऐसा मत कहो। नीलिमा, तो फिर मान जा मेरी बात और दिल से एक मौका दे अपने आप को इस रिश्ते के रूप में। हर माँ बाप का सपना होता है बेटी का कन्यादान करना। हमसे ये हक मत छीन बेटा। नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस रिश्ते को निभा पाऊंगी या नहीं ये तो नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी माँ, आई विल यू माई बेस्ट। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी नंदू इतनी आसानी से जिंदगी और उसकी प्रॉब्लम से हार नहीं मानेगी। चल अब सो जा, कल बहुत बड़ा दिन है तेरी जिंदगी का। कल के बाद चीजें बदल जाएंगी। अभी तो बस एक बेटी है, लेकिन कल के बाद तू एक बहू, एक पत्नी और किसी की भाभी होगी। नए रिश्तों के साथ नई जिम्मेदारियां भी होंगी जिन्हें तुझे बखूबी पूरा करना है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ करती है।
इतना समझाते हुए माँ नंदिनी को सोने का बोलकर चली गई। सिद्धांत के घर में भी पिछले कई दिनों से चहल पहल लगी हुई थी। घर में बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे और बुआ जी और मामा जी, मौसी के बच्चों के आ जाने से श्रेया और मयंक की टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। अब सुबह से लेकर शाम तक सब मिलकर सिद्धांत को नंदिनी का नाम लेकर छेड़ते रहते। इन लोगों की वजह से सिद्धांत नंदिनी से फोन पर भी बात नहीं कर पाता था। सारे कजिन्स में बड़ा होने के कारण सिद्धांत की शादी का सबको कुछ ज्यादा ही उत्साह था। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म होनी थी। घर की सभी महिलाएं हंसी ठिठोली करते हुए सिद्धांत को हल्दी लगा रही थीं। सिद्धांत की भाभी होने की सारी जिम्मेदारियां उसकी सबसे अच्छे दोस्त रोहन की पत्नी रितु बखूबी निभा रही थी। भाभी जरा अच्छे से हल्दी लगा दो सिद्धांत भैया को, कहीं ऐसा ना हो शादी वाले दिन भैया नंदिनी भाभी से फीके ना लगें। श्रेया ने मजाक बनाते हुए रितु भाभी से कहा। नहीं नहीं श्रेया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत भैया के चेहरे पर देवरानी जी के प्यार का जो ग्लो आ गया है उसके आगे सारे हल्दी के उपटन फेल हैं। रितु भाभी ने भी श्रेया एंड टीम के साथ सुर मिलाते हुए कहा। क्या भाभी आप भी इन लोगों के साथ मिल गई हैं? सिद्धांत ने झेपते हुए कहा। मेहंदी के रस्म के समय भी सबका हंसी मजाक वैसे ही जारी था। सिद्धांत को छेड़ते हुए रितु भाभी बोली, सोच लो भैया, अगर मेहंदी का रंग गहरा नहीं हुआ तो मतलब देवरानी जी आपसे प्यार नहीं करती। ये क्या लॉजिक हुआ भाभी? मेहंदी से प्यार का क्या कनेक्शन? सुनते ही बिना सोचे समझे बोल पड़ा सिद्धांत। ये सुनकर सबकी जो हंसी छूटी फिर घंटों तक बंद ना हुई। सबको अपना मजाक बनाते देखकर चुपचाप अपने कमरे में चला आया सिद्धांत। कमरे में कोई नहीं था, इसीलिए उसने नंदिनी को फोन लगाने की सोची। अभी नंबर डायल ही कर रहा था कि अभी मयंक, सचिन और राहुल बुआ जी के बेटे के साथ चला आया। चलो ना भैया, बाहर डांस शुरू हो गया है, सबके साथ एंजॉय करते हैं। नहीं मयंक, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोने दे, सिद्धांत ने उन लोगों को टालते हुए कहा। क्या भैया, एक तो टाइम कम होने की वजह से हम आपकी बैचलर पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए और आप डांस के लिए भी मना कर रहे हैं, सचिन ने उदास होते हुए कहा। उन तीनों के लटके हुए चेहरे देखकर सिद्धांत रुक नहीं पाया। अच्छा बाबा चलो, लेकिन बस थोड़ी देर। जी भैया बिल्कुल, बस थोड़ी देर के लिए चलो। उसके बाद डांस और मस्ती करते हुए कब रात का 1 बज गया किसी को पता ही ना चला। बाद में थक कर जिसको जहाँ जगह मिली वहीं सो गया। सिद्धांत को भी नींद आ रही थी और इतनी रात गए नंदिनी को फोन करना उसने सही नहीं समझा। सुबह उठकर सिद्धांत को अपनी मेहंदी का रंग देखने की जल्दी थी। कहीं ना कहीं वो बेसब्री से जानना चाहता था कि नंदिनी उसे कितना प्यार करती है। सुबह जैसे ही उसने हाथ को धोने के बाद अपने हाथ की मेहंदी देखी तो उसका मन उदास हो गया, क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी का रंग थोड़ा हल्का था जो धीरे धीरे गहरा हो रहा था। लेकिन इन सबको मनगढ़ंत बातें समझकर उसने इग्नोर करना ही बेहतर समझा। आज घर में सब कुछ ज्यादा ही बिजी थे। किसी का चेहरा फेस पैक से पुता हुआ था तो कोई बालों के कर्ल बनाने में बिजी था। श्रेया की तो लास्ट मिनट शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही थी। पूछने पर बोली, क्या यार, अब लास्ट टाइम पर मेरे हिल्स टूट गई तो मैं क्या करूं? फिर मार्केट गई तो मैचिंग नेल पेंट देखने लगी। बिल्कुल परफेक्ट दिखना है मुझे। आफ्टर ऑल मेरे प्यारे भैया की शादी है, मैं अच्छी नहीं लगी तो लोग क्या कहेंगे? श्रेया को चिढ़ाते हुए मयंक बोला। हाँ, परफेक्ट दिखना चाहिए श्रेया को, भले ही उसके चक्कर में बारात निकल जाए और ये घर पर ही रह जाए। सुनते ही सबका हंस हंसकर बुरा हाल हो गया। अरे ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन इन सब के साथ सब तैयार होना शुरू कर दो, जिससे कि देर ना हो जाए और लास्ट मिनट कोई रह ना जाए। वंदना जी ने सगुन का सामान रखते हुए कहा। अरे क्या मामी जी, वो बाराती क्या जो लेट ना हो, और वैसे भी वीआईपी लोग फंक्शन में देरी से जाते हैं, सिद्धांत के कजिन ब्रदर सचिन ने कहा। मयंक, ओह मेरे मिस्टर वीआईपी, अभी श्रेया को क्या समझाया? टाइम से तैयार होके टाइम से पहुंचना है, कहीं ऐसा ना हो स्वागत के बदले विदाई पर पहुंचे। इतना सुनकर सब हंसते हुए अपनी अपनी तैयारी में लग गए। शाम को अनिरुद्ध जी के घर पर तो रौनक देखते ही बन रही थी। पूरा घर फूलों और लाइट्स से सजाया गया था। हर तरफ चहल पहल थी। सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। एक तरफ सारी महिलाएं अपने साज श्रृंगार में लगी थीं, तो दूसरी तरफ सारे पुरुष बारात के स्वागत बदावत के इंतजाम में लगे हुए थे। नंदिनी भी पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। लाल रंग के राजस्थानी कारीगरी से बने लहंगे के साथ गहरे रंग का दुपट्टा लगाया हुआ था। इसके साथ ही हरे बॉर्डर की लाल रंग की ओढ़नी सिर पर लगाई हुई थी।
नंदिनी ने गहरे हरे रंग की कुंदन ज्वेलरी और हाथ भर भर कर चूड़ा पहना हुआ था। बड़े बड़े कलीरे और मेकअप के बाद नंदिनी इतनी मनमोहक लग रही थी कि देखने वाले की नजर ही नहीं हट पा रही थी। तैयार होकर अपने कमरे में आईने के सामने नजरें नीचे किए बैठी नंदिनी अपनी ही सोच में गुम थी। उधर जब पूजा के साथ और सारी लड़कियां नंदिनी को देखने आईं, तब जाकर नंदिनी के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आई। पूजा, दी आप रेडी हो ना? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नंदिनी ने बस ना में सिर हिला दिया। पूजा, आप चाहो तो थोड़ा आराम कर लो, फिर पूरे टाइम रेस्ट नहीं मिलेगा। बारात भी आ चुकी है। हाँ दी, आपको पता है जीजू बहुत हैंडसम एंड कूल लग रहे हैं। पूजा के साथ आई लड़की ने चहकते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ? अपनी नंदिनी दी क्या कुछ कम लग रही हैं? देखते ही जान आफत में आ जाएगी जीजू की। इतना कहकर नंदिनी की कजिन और बाकी सारी लड़कियां हंसी मजाक में लग गईं। नाचते गाते बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी और धीरे धीरे स्वागत और फिर शादी की बाकी रस्में शुरू होने लगीं। जगमगाती रात में सजीली बारात नाचते गाते झूमते मस्ती में और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन सिद्धांत का मन बेचैन बस नंदिनी को देखने को तरस रहा था और बेसब्री से बारात की चढ़त, बारात के नाचते गाते लड़की के घर पहुंचने की रस्म के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन बारात में अपनी ही मस्ती में चूर सब बाराती सिद्धांत के नंदिनी से मिलने की घड़ी को अनजाने ही दूर धकेल रहे थे। बहुत मन था सिद्धांत का सुबह से एक बार नंदिनी को फोन करके कह दे कि दुल्हन के जोड़े में उसे सबसे पहले वो देखना चाहता है। हो सके तो वीडियो कॉल या कोई फोटो ही भेज दे। लेकिन घर आए मेहमान और भाइयों ने उसे नंदिनी को कॉल करने का टाइम ही नहीं दिया। मन ही मन बस मन मार कर रह गया सिद्धांत। लेकिन ये तो हद है कि अब ये लोग इतना धीरे धीरे चलकर उसे नंदिनी से मिलने से रोक रहे हैं। नीलिमा ओ नीलिमा कहाँ रह गई? बारात द्वार पर आने को है। आरती की थाल तैयार हुई कि नहीं? नंदिनी की ताई जी ने जल्दी जल्दी अपनी साड़ी संभालते हुए नीलिमा जी को आवाज लगाई। थाली संभालते हुए नीलिमा ने कहा, हाँ जीजी बस हो गई। वैसे जीजी मैं क्या सोच रही थी, अगर सिद्धांत का स्वागत का तिलक आरती और प्रीति से कराया जाए तो? ताई, हाँ तो करा सकते हैं, आखिर बड़ी भाभी माँ के समान होती है और अभी ये सब करते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं। नीलिमा, हाँ जीजी मैं भी यही कह रही थी। ताई, अरे पर प्रीति है कहाँ? अभी तक तैयार भी हुई है कि नहीं? नीलिमा, हो गई है जीजी, बस वो नंदिनी ने उसे बुलाया था, उसे साथ कुछ चाहिए। ताई, अरे तो उसे बुला ले, नंदू के पास पूजा रुक जाएगी और भी तो लड़कियां हैं ना वहाँ। अब तू अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेगी? वैसे भी तेरा और अनिरुद्ध भाई साहब का व्रत है, कन्यादान करने से पहले तुम लोग कुछ भी तो नहीं खा सकते। कोई बात नहीं जीजी, मैं कर लूंगी। आज कोई थकान नहीं होगी क्योंकि आज हमारी नंदू की शादी है। बड़े अरसे के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां लौटी हैं। नीलिमा ने नम आंखों से खुश होते हुए कहा। हाँ वो तो है नीलिमा। अच्छा बस बस अब रोना बंद कर, अभी बहुत काम बाकी है। ताई ने आंचल से आंसू पोंछते हुए नीलिमा को हल्की झिड़की देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद बारात द्वार पर थी और पूजा अपनी कजिन्स और सहेलियों के साथ अपने नेक के लिए द्वार पर डटी हुई थी। वही सिद्धांत मजाक में कभी चॉकलेट कभी टॉफी तो कभी रुपए या सिक्का थाली में रखे जा रहा था। क्या जीजू आज इतने सस्ते में काम नहीं चलेगा? आज तो आपकी वॉलेट पूरा खाली होगा। हंसते मुस्कुराते पूजा ने कहा। ओह ये तो बड़ा गलत हुआ क्योंकि आज तो मेरा वॉलेट घर पर ही रह गया। सिद्धांत का इतना कहकर पूजा को चिढ़ाना था कि वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। पूजा, हाँ तो जल्दी किसे है, जाइए आराम से अपना वॉलेट मंगाइए, हम वेट कर लेंगे, जो दे रहे हैं वो ले लीजिए, वरना जाने साली साहेबा। क्या जीजू इकलौती साली हूँ आपकी, तब भी इतना परेशान कर रहे हैं? पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा। इकलौती साली हो तभी तो इतना परेशान कर रहा हूँ, दो तीन होती तो थोड़ा उनको करता। सिद्धांत ने हंसते हुए कहा। वैसे कुछ है तुम्हारे लिए शायद। इतना कहकर सिद्धांत ने बड़ा सा चॉकलेट कलेक्शन और एक सोने की चैन और कुछ कैश पूजा के हाथों में थमा दिया, जिसे देखकर पूजा खुशी से चिल्ला पड़ी। वाओ दैट्स लाइक माय स्वीट जीजू, थैंक यू जीजू। स्वागत और जयमाला की रस्म संपन्न हो चुकी थी और अब पंडित जी फेरू की रस्म की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सिद्धांत की नजरें बार बार नंदिनी को ही निहारे जा रही थीं। आखिरकार जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था
वो घड़ी आ गई। मंगल गीतों और मंत्रोच्चार के साथ सप्तविधि शुरू हुई। इसी के साथ शुरू हुआ 7 वचनों का दौर। हर एक फेरे के साथ लिया जाने वाला वचन जैसे सिद्धांत को नंदिनी से जोड़ता जा रहा था। शायद यही इस रिश्ते की खासियत होती है कि महज कुछ कदमों का साथ चलना, एक मंगलसूत्र और चुटकी भर सिंदूर, एक दूसरे से पूरी तरह अनजान दो पथिकों को जन्म जन्मांतर के लिए एक राह का हम कदम बना देता है। यही वो रिश्ता है जो पल भर में ही एक लड़की के लिए जन्म के रिश्ते से भी ऊपर हो जाता है। हंसी मजाक और भावभीनी रस्मों के साथ शादी संपन्न हुई और विदाई का समय आ गया। वहां मौजूद सभी की आंखें नम थीं। ये क्षण ही ऐसा होता है, न कि सिर्फ लड़की वाले बल्कि लड़के वालों की आंखें भी उस पल की जुदाई को महसूस कर भर आती हैं। हमेशा नंदिनी को हर छोटी बड़ी बात पर हंसाने और चिढ़ाने वाली पूजा भी आज उसके गले लगकर रोए जा रही थी। माँ और पापा के सीने से चिपकी नंदिनी उनसे खुश रहने के आशीर्वाद के साथ विदाई ले रही थी। कितना अजीब होता है, बेटी के माँ बाप का मन भी जीवन भर जिस बेटी के विवाह के सपने देखते हैं, कहीं कोई कसर ना रह जाए, ये सोचकर जमा पूंजी जोड़ते हैं। वहीं विदाई के समय उसी बेटी से अलग होने के गम में रोते भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय को कौन रोक पाया है। विदाई की बेला भी बीत चुकी थी और सबसे शुभाशीष लेती नंदिनी की विदाई भी हो चुकी थी। भारी मन और नम आंखों के साथ ससुराल पहुंची नंदिनी का वहां जोरदार स्वागत हुआ। आरती के बाद चावल भरे कलश को गिराकर कुमकुम लगे पैरों की छाप छोड़ती नंदिनी धीरे धीरे चौहान हाउस में प्रवेश कर रही थी। एक एक कर सबसे पांव छूकर आशीर्वाद लेती नंदिनी को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। मानना पड़ेगा वंदना, साक्षात लक्ष्मी का रूप लाई हो तुम बहू के रूप में। वैसे मुझे बताए बिना सिद्धांत के लिए लड़की पसंद करने से नाराज तो मैं बहुत थी तुमसे, लेकिन नंदिनी को देखकर सारी नाराजगी खत्म हो गई। सिद्धांत की बुआ ने नंदिनी को आशीर्वाद देते हुए वंदना जी से कहा, वंदना, मैं ना कह रही थी दीदी कि आप एक बार नंदिनी से मिलोगे तो पहली ही नज़र में वो आपको भी भा जाएगी। बुआ जी, हाँ सच कहा था तुमने। अच्छा श्रेया बेटा, नंदिनी को रूम में ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेगी, तब तक हम लोग बाकी की रस्मों की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धांत और नंदिनी के साथ में पूजन और कंगना खोलने की रस्में पूरी की। मस्ती मजाक का दौर वैसे भी जारी था। सबसे पहले सिद्धांत और नंदिनी को एक दूसरे के हाथ में बंधा कंगना खोलने के लिए कहा गया, वो भी सिर्फ एक हाथ से। बेचारी नंदिनी तो खोल ही ना पाई, जबकि सिद्धांत ने बड़ी आसानी से सभी गांठें खोल दी। दूसरी रस्म में दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरी एक परात में एक अंगूठी को डाला गया और भ्रमित करने के लिए कुछ रंग बिरंगे पत्थर भी डाल दिए गए, जिसके बाद सिद्धांत और नंदिनी को अंगूठी ढूंढने के लिए कहा गया। रितु भाभी ने अंगूठी परात में डालते हुए दोनों को समझाया, ध्यान से ढूंढना अंगूठी आप दोनों, क्योंकि जो भी इस रस्म में जीतता है पूरी जिंदगी उसी का पल्ला भारी रहता है और हारने वाले को जीतने वाले की गुलामी करनी पड़ती है। अंगूठी ढूंढने के चक्कर में कभी हाथ में कोई पत्थर आता तो कभी कुछ और। घर से दूर होने के कारण नंदिनी का इन रस्मों में ध्यान ही नहीं था। यही सोचकर इस रस्म में सिद्धांत ने जानबूझकर नंदिनी को जीतने दिया, जिससे कि उसका मन दुखी ना हो। सिद्धांत की इस हरकत को श्रेया ने देख लिया था। हंसते हुए बोली, क्या भैयू, जानबूझकर पूरी लाइफ की गुलामी ले रहे हैं इस रस्म को हार कर। इसके बाद दोनों को एक दूसरे के हाथ की मुट्ठी खोलनी थी, वो भी एक हाथ से ही। और इस रस्म में सबसे पहले सिद्धांत को मुट्ठी बंद करने को कहा, लेकिन नंदिनी मुट्ठी खोल ही नहीं पा रही थी। क्या देवरानी जी, बड़ी नाजुक जान पड़ती हो, थोड़ा ध्यान लगाओगी तो मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। रितु भाभी ने हंसते हुए सिद्धांत की ओर देखकर कहा। आखिर में सिद्धांत ने अपने आप ही मुट्ठी खोल दी। मस्ती मजाक के साथ बाकी की सारी रस्में पूरी करते करते कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी सब लोगों का ना तो मजाक खत्म हो रहा था और ना हंसी। रात के खाने के बाद नंदिनी को रितु भाभी और श्रेया सिद्धांत के कमरे में ले गए। पूरे कमरे को रंग बिरंगे फूलों और लाइट से करीने से सजाया गया था। नंदिनी को आराम से बैठाकर श्रेया और रितु भाभी चले गए। कमरे की मनमोहक सजावट जैसे नंदिनी को डरा रही थी। अपने मन को लाख समझाने के बाद भी नंदिनी का मन सिद्धांत से जुड़ चुके इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे पा रहा था। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वो विराट से जुड़ी यादों के बारे में सोचने लगी। बाहर गानों का शोर था और कमरे में आईने के सामने खड़ी नंदिनी अपने आप से ही बातें कर रही थी। कितना अजीब होता है ना ये सब कुछ। हम चाहें या ना चाहें,
लेकिन महज कुछ रस्मों के महीन धागों से बंधा ये रिश्ता हमें इतनी मजबूती से बांध देता है कि हम चाहें भी तो इसकी पकड़ से बाहर नहीं आ सकते। कितना अच्छा होता अगर इस सब में विराज मेरे साथ होता। यही सब रस्में कस्में मैं विराज के साथ ले रही होती। सब इतने ही या शायद इससे भी ज्यादा खुश होते और हम एक दूसरे का हाथ थाम कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते। सोचते सोचते अचानक से ही नंदिनी के ख्वाबों की दुनिया से हकीकत के धरातल पर आ गई। लेकिन अब सब कुछ बदल गया, शादी भी हो गई। अब सबसे बड़ा सच तो ये है कि जहाँ विराज को होना चाहिए था वहाँ आज सिद्धांत जी हैं, और ना चाहते हुए भी मुझे सिद्धांत जी को वो सारे अधिकार देने होंगे जो मैंने विराज के अलावा किसी और को देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एकाएक नंदिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं विराज की यादों के साथ धोखा नहीं कर सकती। अपनी लाइफ में मैं विराज की जगह किसी को नहीं दे सकती। हे माता रानी, अगर वाकई इन 7 फेरों और सिंदूर में शक्ति होती है तो प्लीज आज सिद्धांत जी को मेरे करीब आने से रोक लेना प्लीज। अपने आप से बातें करती नंदिनी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।